बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। आज हम सरल आवर्तक गति के दो बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरणों को डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हम लोग जानते हैं कि यदि कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो उसमें उत्पन्न जो त्वरण होता है वो सदैव उस वस्तु द्वारा माध्य स्थिति से हुए विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा त्वरण की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है, अर्थात विस्थापन के ठीक विपरीत होती है। तो जो दो उदाहरण हैं जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं वो हैं, नंबर एक, स्प्रिंग द्वारा सरल आवर्त गति, यानी स्प्रिंग में जब कोई पिंड लटका दिया जाता है और उस पिंड को नीचे की ओर यदि खींचा जाए और छोड़ दिया जाए तो वो पिंड अपनी माध्य स्थिति से साम्य स्थिति से ऊपर नीचे जो है सरल आवर्त गति करता है। तो यहां पर हम आवर्तकाल निकालेंगे इस स्प्रिंग से लटके हुए पिंड का और ये भी बताएंगे कि इसकी जो पिंड की गति है वो सरल आवर्त गति है। और इसको बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो माध्य स्थिति से हुए विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है तथा विस्थापन के विपरीत दिशा में त्वरण कार्य कर रहा है। दूसरा उदाहरण जो होगा हमारा वो सरल लोलक का है। सरल लोलक भी जो है सरल आवर्त गति करता है। तो यहां भी हम बताएंगे कि सरल लोलक में जो त्वरण उत्पन्न होता है वो सरल लोलक की माध्य स्थिति से हुए विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है तथा त्वरण जो है विस्थापन के विपरीत दिशा में यानी साम्य स्थिति की ओर कार्य कर रहा है और उसका भी हम आवर्तकाल निकालेंगे। तो ये दो उदाहरण हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमें परीक्षा के लिए तैयार करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो हमने कुछ शुरुआती तैयारी कर रखी है और उसमें हमने चित्र बना रखा है। स्प्रिंग से लटके पिंड की ऊर्ध्वाधर गति, वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्प्रिंग। तीन चित्र हमने बना रखे हैं। चित्र ए में साधारण स्प्रिंग दिखाई गई है जिसकी लंबाई कैपिटल एल है। चित्र बी में हमने उसमें जब पिंड को लटका दिया गया जिसका द्रव्यमान m है उसको लटका दिया गया तो अब स्प्रिंग में कुछ खिंचाव उत्पन्न हो गया है और उसकी लंबाई में स्मॉल एल की वृद्धि हो गई है। पिंड को लटकाने पर स्प्रिंग खींची तो कितना खिंचाव हुआ, यल हुआ और इसी समय इसमें एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो गया जो इस पिंड को उसकी पूर्वावस्था में, स्प्रिंग जो है अपनी पूर्वावस्था में आने की कोशिश करेगी प्रत्यानयन बल के कारण। तीसरी स्थिति में हमने चित्र बनाया हुआ है और वहां पर दिखाया गया है कि इस पिंड को नीचे की ओर खींचा गया और खींचने के बाद छोड़ देने पर यह अपनी माध्य स्थिति से साम्य स्थिति से ऊपर नीचे सरल आवर्त गति करने लगता है और किसी क्षण जो है इस पिंड का माध्य स्थिति से जो विस्थापन है बाई दिखाया गया है, यानी कुल जो खिंचाव है स्प्रिंग में वो स्मॉल एल प्लस बाई हो गया है इस क्षण। तो ये तीन चित्र हमने दिखाए हैं और इस तीसरे वाले चित्र में जो प्रत्यानयन बल है वो एफ डैश दिखाया गया है। यहां पर हमने लिखा है, माना स्प्रिंग की मूल लंबाई एल है, जब इस स्प्रिंग से यम द्रव्यमान का कोई पिंड लटकाया जाता है तो इसकी लंबाई में वृद्धि स्मॉल एल चित्र बी हो जाती है। स्प्रिंग में उत्पन्न प्रत्यानयन बल एफ है तो हुक के नियमानुसार जो होता है एफ बराबर माइनस के एल है। यहां के जो है वो स्प्रिंग बल नियतांक है। तो ये जो प्रत्यानयन बल है वो स्प्रिंग को उसको वापस पूर्वावस्था में लाने की कोशिश करता है। पिंड का भार जो है, पिंड का भार mg नीचे की ओर कार्य करता है क्योंकि पिंड में त्वरण शून्य है। इस समय कोई त्वरण तो है नहीं, केवल उसमें खिंचाव उत्पन्न हो गया है। नीचे जो है
यल खिंचाव उत्पन्न हो गया है, जिससे कि उसकी स्थिति कुछ नीचे हो गई है। क्योंकि पिंड में त्वरण नहीं है, अतः इस पर लगने वाले बलों का मान कितना होगा? 0 होगा। तो 2 बल लग रहे हैं, एक प्रत्यानयन बल F ऊपर की ओर लग रहा है और नीचे की तरफ mg बाहर लग रहा है। तो यानी F प्लस mg बराबर होना चाहिए 0 के। तो F का मान हमने निकाल रखा है, F बराबर -KL है प्लस mg बराबर 0 है। तो ये हो जाएगा KL बराबर हो गया mg के। ये समीकरण हमारी 1 हो गई। ठीक है, अब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं, तीसरी स्थिति में, है ना। यदि पिंड को नीचे की ओर खींचकर छोड़ दिया जाए तो पिंड ऊपर नीचे अपनी साम्य स्थिति या माध्य स्थिति, साम्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त दोनों ओर गति करने लगता है, ऐसे लिख दीजिए। अभी दोनों ओर गति करने लगता है। किसी क्षण पिंड का माध्य स्थिति से विस्थापन जो है हम ले रहे हैं, विस्थापन हमने y है। तो इस स्थिति में या तथा लिख दीजिए, तथा इस स्थिति में उत्पन्न प्रत्यानयन बल F डैश है। पिंड का भार अभी भी पिंड का भार mg है। तो जब विस्थापन, अब इस समय कुल कितना हो जाएगा? यल पहले हुआ था, बाई और इस समय है, और F डैश यहां पर प्रत्यानयन बल लग रहा है। तो जैसे कि हमने यहां पर इससे पहले वाले में किया था, तो यहां भी हम लिखेंगे कि F डैश जो होगा, देखिए ये हमारी जो समीकरण 1 है उसका उपयोग हम करेंगे KL बराबर mg, जो समीकरण 1 है, आगे चल के हम उपयोग करेंगे। तो F डैश बराबर हो जाएगा -KL प्लस g, सॉरी L प्लस y। कुल विस्थापन जो है L प्लस y हो गया है। तो F डैश बराबर जो है -KL माइनस KY। चूंकि पिंड का भार अब भी mg ही है, अतः पिंड पर लगने वाला कुल बल कितना हो जाएगा? F डैश प्लस mg, ठीक है, F डैश प्लस mg होगा कुल बल। तो F डैश का मान ये हमारा F डबल डैश हो गया, है ना। ये कुल बल F डबल डैश इज इक्वल टू F डैश प्लस mg बराबर F डैश का मान हम यहां से लिख सकते हैं -KL माइनस KY प्लस mg। अच्छा, हमने KL इज इक्वल टू mg पहले लिख रखा है, दिखा रखा है समीकरण 1 में KL बराबर mg। तो KL की जगह पर हम mg लिख सकते हैं समीकरण 1 से, है ना।
के एल की जगह हम क्या लिख देंगे, एम जी, माइनस साइन लगा रहेगा और इसकी जगह लिख देंगे एम जी माइनस के वाई प्लस एम जी। ये हमने काम किया है समीकरण 1 से। तो एम जी कट गया, तो हमें एफ डबल डैश बराबर हो जाएगा माइनस के वाई। यह बल पिंड में त्वरण अल्फा उत्पन्न करता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या लिखेंगे, यह बराबर हो जाएगा एम अल्फा होता है और एफ डैश डबल डैश बराबर एम अल्फा बराबर क्या लिख देंगे, माइनस के वाई के। तो अल्फा का मान लिख देंगे माइनस के बाई एम इंटू बाई के। तो यहां पर त्वरण देखिए के बटे एम जो है वो एक नियतांक, के तो स्प्रिंग नियतांक है ना, स्प्रिंग बल नियतांक है, यम जो है द्रव्यमान वो भी नियतांक होता है, तो के बटे यम नियतांक हो गया। यहां के बटे यम एक नियतांक है, अतः उत्पन्न त्वरण जो है, उत्पन्न त्वरण अल्फा किसके समानुपाती है, समानुपाती है माइनस वाई के। चूंकि त्वरण विस्थापन वाई के अनुक्रमानुपाती है, तथा इसकी दिशा, इसकी त्वरण की, इसकी दिशा विस्थापन से विपरीत है, विस्थापन से विपरीत है। ये कैसे पता चला, इस माइनस चिन्ह से पता लगा। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, ये त्वरण अल्फा है, तो अल्फा अनुक्रमानुपाती है माइनस वाई के। यहां त्वरण जो है, चूंकि त्वरण विस्थापन वाई के अनुक्रमानुपाती तथा इसकी दिशा विस्थापन से विपरीत है, अतः पिंड की गति सरल आवर्त गति है। क्योंकि सरल आवर्त गति की ये प्रॉपर्टी है, ये गुण है कि कोई पिंड यदि, कोई वस्तु यदि सरल आवर्त गति करती है तो उसमें उत्पन्न त्वरण जो होता है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसकी दिशा विस्थापन से विपरीत होती है। ये बात यहां पर सिद्ध हो गई। इसका मतलब स्प्रिंग से लटका हुआ पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है। तो सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का आवर्त काल का एक सूत्र होता है। अतः आवर्त काल हम डायरेक्ट लिखेंगे, आवर्त काल T बराबर होता है 2 पाई वर्गमूल विस्थापन बटे त्वरण। ये सूत्र हम लगाते हैं आवर्त काल के लिए। यदि कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो उसके आवर्त काल के लिए जो सूत्र होता है वो 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण। अब विस्थापन यहां पर क्या है, वाई है। चिन्ह नहीं लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह तो नहीं लेंगे। ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, दिशा प्रदर्शित कर रहा है, तो हमें उसको नहीं लेना, विस्थापन वाई है। और त्वरण कितना है, ये लिखा हुआ है त्वरण, यहां भी चिन्ह नहीं लेंगे, के बटे एम इंटू वाई। तो वाई से वाई कट जाएगा और एम ऊपर चला जाएगा। तो टी बराबर हो गया 2 पाई अंडर रूट एम बटे के। ये एक सूत्र हो गया स्प्रिंग से लटके हुए यम द्रव्यमान के पिंड के आवर्त काल के लिए।
अब यदि के का मान हम इस समीकरण से रख दें, चूंकि के बराबर होता है, देखिए समीकरण 1 से mg/l, ये हमने प्राप्त किया है समीकरण 1 से। तो एक नया सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा, के की जगह पर mg/l लिख देते हैं तो एक नया सूत्र प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो ये सूत्र हो गया, परीक्षा में आता है तो यहीं तक करेंगे जब तक कुछ उससे संबंधित बात ना पूछी जाए, है ना। अब हम यदि हम के की जगह पर ये रख देते हैं तो t बराबर हो जाएगा 2π√m और के की जगह पर mg/l, m से m कट गया, l ऊपर चला जाएगा, t इक्वल टू होगा 2π√l/g। ये एक दूसरा सूत्र आ गया आवर्तकाल के लिए। तो ये दो सूत्र हैं। ये m क्या है? द्रव्यमान, उस पिंड का द्रव्यमान जो कि स्प्रिंग से लटकाया गया है। के जो है स्प्रिंग बल नियतांक है, और यहां पर यल जो है लटकाने पर स्प्रिंग में हुई वृद्धि, यल दिखाई दे रहा है। जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। अब हम अपना दूसरा टॉपिक लेते हैं जिसमें हम सरल लोलक का आवर्तकाल निकालेंगे। पहले तो हम ये दिखाएंगे कि जो सरल लोलक है उसकी भी गति जो है वो सरल आवर्त गति है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये दिखाना पड़ेगा कि सरल लोलक में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है तथा त्वरण की दिशा विस्थापन से विपरीत है। ये हमें बताना पड़ेगा। उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति है। तो ये सूत्र, अब हम दूसरा जो टॉपिक है, मैंने उसका भी थोड़ा इनिशियल जो तैयारी है उसको कर रखी है। देखिए यहां पर चित्र हमने बना रखा है सरल लोलक की गति, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, और ये हम क्या बताएंगे यहां पर कि इसकी भी गति जो है वो सरल आवर्त गति है। तो माना सरल लोलक की लंबाई l है, और सरल लोलक की लंबाई तो क्या होता है कि जिस धागे से, धागा कैसा होना चाहिए? भारहीन होना चाहिए। डोरी या धागा जो है भारहीन है, अवितान्य है, मतलब उसकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, और पूर्णतः लचकदार है। ये गुण होना चाहिए इस धागे में। ये जो पिंड लटकाया जाता है गोलाकार, इसको हम सरल लोलक का गोलक कहते हैं। और सरल लोलक की जो लंबाई होती है वो होती है इस सरल लोलक के गोलक के गुरुत्वीय केंद्र से, जिस बिंदु से इसको लटकाया जाता है, इसके केंद्र से। यदि गोलाकार है तो गोले का जो केंद्र होगा वही इस गोलक का गुरुत्व केंद्र भी होगा। तो उसके केंद्र से जिस बिंदु से लटकाया गया है उसकी लंबाई को हम सरल लोलक की लंबाई कहते हैं। तो यहां पर हमने यह लंबाई का एक सरल लोलक लिया गया है, और इसका जो गोलक है वो उसका द्रव्यमान m है। जब गोलक को इसकी माध्य स्थिति O से स्थिति A में x दूरी विस्थापित किया जाता है तो सरल लोलक की डोरी ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है। स्थिति A में सरल लोलक पर कार्य करने वाले बल, इसको हम चित्र को फिर से स्पष्ट बना देते हैं। इधर ये देखिए, ये एक सरल लोलक है, फिर हम मिटा देंगे इसको, और ये इसको हमने स्थिति, ये O जो स्थिति है वो साम्य स्थिति है, ये साम्य स्थिति है। जब इसको हम साम्य स्थिति से x दूरी विस्थापित किया, स्थिति A में ले गए, तो ये जो डोरी है जिसकी लंबाई तो हमने l मान रखी है, ये ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बना रही है। अब स्थिति A में इस गोलक पर लगने वाले बल की बात की जा रही है। तो इसका बल, जो इस पर लगने वाला भार जो है वो नीचे की ओर mg लगेगा क्योंकि इसका द्रव्यमान m है, और डोरी में तनाव जो होगा वो t इस दिशा में लगेगा। इसको यदि हम आगे बढ़ा लें ऐसे, इसी दिशा में आगे, तो ये कोण बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब हम इस भार को दो जो है लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे। एक होगा mg cos थीटा, जो इस तनाव को जो है संतुलित करेगा। तो t और mg cos थीटा संतुलित हो जाएंगे, और दूसरा जो घटक होगा इस mg का, जो कि इस धागे के लंबवत इस दिशा में लगेगा, जिसका नाम होगा mg sin थीटा, दूसरा घटक।
ये एम जी साइन थीटा जो कि इस साम्य स्थिति की ओर लग रहा होगा, यही इस सरल लोलक के गोलक पर लगने वाला प्रत्यानयन बल होगा। वो यही इस बल के कारण ही ये जो सरल लोलक है वो अपनी माध्य स्थिति में, साम्य स्थिति में लौटने का प्रयत्न करेगा। यानी यही बल एम जी साइन थीटा इसको वापस साम्य स्थिति में लाएगा। एम जी कॉस थीटा और टी तो आपस में संतुलित हो गए हैं। बाकी बचा बल जो है एम जी साइन थीटा जो कि ए से ओ की ओर लग रहा है, इसी बल के कारण, यही प्रत्यानयन बल है, और इसी बल के कारण ये सरल लोलक अपनी माध्य स्थिति की ओर लौटेगा। और माध्य स्थिति में पहुंचने पर रुकेगा नहीं। माध्य स्थिति में क्या होगा, नेट बल जो होगा वो शून्य हो जाएगा और गति होने के कारण ये आगे निकल जाएगा और फिर जो है इस तरह से अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर जो है गति करने लगेगा। तो इस चित्र हमने ऑलरेडी बना रखा है, यही चित्र बना हुआ है वहां पर, इसको हमने डिटेल में समझा दिया है। अब देखिए इसके आगे देखिए, गोलक के भार mg को दो घटकों में वियोजित करने पर mg एक घटक mg cos थीटा डोरी में लगने वाले तनाव T को संतुलित करेगा। और चाहे तो इसको T डैश कर लें, क्योंकि T से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये जो है आवर्तकाल तो नहीं है कहीं, इसलिए हमने T डैश कर लिया। चलिए, mg cos थीटा डोरी में लगने वाले तनाव T डैश को संतुलित करता है तथा दूसरा घटक mg sin थीटा जो कि A से O की ओर लगता है, प्रत्यानयन बल प्रदान करता है। अतः प्रत्यानयन बल जो है, इसी को लिख देंगे हम, यह बराबर हो जाएगा माइनस mg साइन थीटा। माइनस हमने क्यों लगाया है, क्योंकि इसकी दिशा जो है वो केंद्र की ओर है, विस्थापन इससे विपरीत दिशा में होगा। विस्थापन की दिशा O से A की ओर है और इस बल की दिशा A से O की ओर है। यदि कोणीय विस्थापन जो है, कोणीय विस्थापन थीटा का मान कम है का मतलब ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री है ना, 0 डिग्री से 15 डिग्री तक अधिकतम, तो थीटा बराबर होता है OA बटे OS, यानी कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ये सूत्र हमने लगा दिया। तो चाप का मान कितना है, विस्थापन के बराबर है, थीटा बराबर x बटे OS जो है L है। जब कोण छोटा होता है तो यदि कोण छोटा है तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। इसलिए यह बराबर हो गया m माइनस mg थीटा। अब mg थीटा की जगह पर हम ये मान रख देते हैं, है ना।
तो यह बराबर हो गया माइनस एम जी और थीटा की जगह पर रख दिया एक्स बटे एल, एक्स बटे एल। इसको हम ऐसे लिख देते हैं माइनस एम जी बटे एल और इंटू एक्स। तो सरल लोलक, दिए गए सरल लोलक के लिए ये एम जी बटे एल जो है एक नियतांक है। यहां दिए गए सरल लोलक। चलिए हम इसको आगे अभी बढ़ते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं, ठीक है ना। यहां पर लिखना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि अब हम लगाएंगे क्या, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से यह बराबर हो जाएगा एम एल्फा। एल्फा क्या है? एल्फा त्वरण है। एफ का मान ये है हमारा, और तो हम लिख सकते हैं कि ऐसे लिख देते हैं एम एल्फा इज इक्वल टू, लिख देंगे इतना, है ना, माइनस एम जी एक्स बटे एल। एम से एम कट गया तो एल्फा का मान आ गया, एल्फा बराबर आ गया माइनस जी बटे एल इंटू एक्स। अब यहां हम लिखेंगे वही बात जो पहले लिख रहे थे, क्योंकि दिए गए सरल लोलक के लिए जी बटे एल एक नियतांक है, एक नियतांक है। अतः हम कह सकते हैं, अतः सरल, क्या केवल लिख लेते हैं, अतः गोलक में उत्पन्न त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है, तथा इसकी दिशा विस्थापन से विपरीत है। कैसे पता लगा? ये जो चिन्ह आ रहा है माइनस का, उससे पता लगा कि जो त्वरण है वो एक्स जो विस्थापन है, मतलब हमारा ऐसा है, अल्फा अनुक्रमानुपाती है, अल्फा अनुक्रमानुपाती का चिन्ह माइनस एक्स, ये चीज आ रही है ना, क्योंकि ये तो नियतांक हो गया। तो बताया गया कि उत्पन्न त्वरण जो है कौन सा, अल्फा। अतः गोलक में उत्पन्न त्वरण अल्फा विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है, ये चीज है, ये जो मैंने लिख रखी है यहां पर, ये, तथा इसकी दिशा विस्थापन से विपरीत है। अतः हम कह सकते हैं कि जो सरल लोलक है वो सरल आवर्त गति कर रहा है। अतः सरल लोलक की गति जो है कैसी है, सरल आवर्त गति है, आवर्त गति है। देखिए, इससे पहले वाले में भी हमने यही बात बताई थी कि जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है गति करने वाले पिंड में या वस्तु में, वो त्वरण जो है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होना चाहिए तथा उसकी दिशा विस्थापन से विपरीत होना चाहिए। यदि ये दोनों बातें हम सिद्ध कर लेते हैं तो हम कह देंगे कि वो वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है। तो यहां पर भी हमने वही किया, यहां पर देखा कि दिए गए सरल लोलक के लिए जी बाई एल एक नियतांक है, अतः गोलक में उत्पन्न त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है ये, तथा इसकी दिशा विस्थापन से विपरीत है, अतः सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति है। इतना आपको बताना है। अब हम जब सरल आवर्त गति हमने सिद्ध कर दी, तो अब हम इसका आवर्तकाल का सूत्र निकालेंगे, और सूत्र, बेसिक जो सूत्र है वो वही है कि
अतः आवर्तकाल T बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण। 2 पाई, यहां पर विस्थापन जो है वो x है और जो त्वरण का मान ये है। चिन्ह नहीं लेना है, चिन्ह प्रदर्शित करता है दिशा को, तो चिन्ह को हटा दीजिए। ये बात यहां पर इसको लिख लीजिए gx बटे एल। तो x से x कट गया, एल ऊपर चला जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा, एल ऊपर चला गया, एल बटे जी। ये सूत्र आ गया सरल आवर्त गति करते हुए सरल लोलक के आवर्तकाल का। यानी सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर होता है 2 पाई एल बटे जी, अंडर रूट एल बटे जी। एल क्या है? सरल लोलक की लंबाई है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। इस सूत्र से स्पष्ट है कि सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कहीं अब नहीं आया है। यह बात यहां पर सिद्ध हो गई कि द्रव्यमान जो गोलक लिया गया है उसका द्रव्यमान जो है कितना भी कम ज्यादा हो उस पर निर्भर नहीं करेगा सरल लोलक का आवर्तकाल। ठीक है, लंबाई पर निर्भर करेगा, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा। बस यहां पर सावधानी क्या रखनी है कि जो उसका विस्थापन करना है, जो कोणीय विस्थापन है वो कम रहना चाहिए। अब यहां पर एक होता है जो है जिसको कहते हैं कि सेकेंड लोलक, द्वितीयक जो है सरल लोलक जो है में ऐसा लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड हो उसे हम सेकेंड लोलक कहते हैं। सेकेंड लोलक क्या होता है? वह लोलक, सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है उसे सेकेंड लोलक कहते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी होती होगी भाई? T का मान यहां पर कितना है? 2 सेकेंड है। ऐसा सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड हो उसको हम सेकेंड लोलक कहेंगे। तो क्योंकि T बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी, तो यहां पर 2 रख दीजिए, 2 पाई बटे अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। 2 से 2 कट गया, पाई को इधर भेज दीजिए, है ना। ये हो गया 1 बटे पाई बराबर हो गया अंडर रूट एल बटे जी। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो 1 बटे पाई का वर्ग बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो इसका वर्गमूल हट जाएगा, एल बटे जी। तिरछी गुणा कर दीजिए तो एल पाई स्क्वायर बराबर जी हो गया, तो एल बराबर हो गया जी बटे पाई स्क्वायर। जी का मान 9.8 रखें और इसका पाई का मान 3.14 का वर्ग रख करके इसको हल करते हैं तो इसकी जो लंबाई आती है वो लगभग 1 मीटर के आसपास आती है, 0.99 मीटर आती है। यानी यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर ली जाए तो उसका जो आवर्तकाल आएगा वो हमेशा 2 सेकंड ही आएगा। तो 1 मीटर लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है और सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो ये जो 2 सूत्र हमने आज डिस्कस किए हैं ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये प्रैक्टिस करिए, तैयार कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है आज का डिस्कशन पूरी तरह से समझ में आया होगा।
परीक्षा के लिए आपको एक बार इसको लिख करके एक बार दो बार लिख कर देख लीजिए, पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।